नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने असंघ के बारे में पढ़ा था कि असंघ क्या होता है और परिभाषिक तौर पर असंघ को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं असंघ के मुख्य प्रकार। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय पादप भ्रूणिकी के ये जनक माने जाते हैं और इनके अनुसार असंघ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अनावर्ती असंघ और पुनरावर्ती असंघ। और अगर हम एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल से पढ़े या पादप भ्रूणिकी को डिटेल से पढ़े तो हमें ये ध्यान में आएगा कि इनके भी आगे और बहुत सारे सब टाइप्स हैं। तो संक्षिप्तता देखते हुए या बुक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस को देखते हुए इनके प्रकारों को और इन दो प्रकारों को हम संक्षिप्त रूप से इन चार भागों के अंदर पढ़ेंगे। दो तो ये मुख्य प्रकार हो गए और इन्हीं के अंदर आते हैं अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंघजनन। तो चलिए शुरू करते हैं अनावर्ती असंघजन। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनावर्ती असंघजन की। अनावर्ती असंघजन में क्या होता है, फ्लैशबैक में जाएंगे हम और देखेंगे कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तब हमने उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास। भ्रूणकोश का विकास। और अगर इसको हम देखें तो आपने देखा होगा प्रारंभिक एक कोशिका होती है जिसको हम प्रसूतक कोशिका कहते हैं। आगे चल करके ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इस तरह से एक गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है। तो गुरु बीजाणु चतुष्क जो है, गुरु बीजाणु चतुष्क की चारों कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका और विशेष तौर पर जो निभागीय सिरे की ओर कोशिका पाई जा रही है वो कोशिका सक्रिय होकर के निर्माण करती है भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद का। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये सारी की सारी कोशिकाएं द्विगुणित थी और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं ये हो जाएंगी अगुणित। और सारी की सारी कोशिकाएं अगुणित हैं, इनमें से बाकी सेल्स जो है वो नष्ट हो जाएंगी और ये एक कोशिका जो है ये आगे चल करके निर्माण करेगी भ्रूणकोश का। अब भ्रूणकोश के अंदर हमने पढ़ा था एक परिपक्व भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इस तरह से इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका। ये है अंड कोशिका। ये दोनों है सहायक कोशिकाएं और यहां हमारे पास है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। तो याद आ रहा होगा आपको कि सेकेंड चैप्टर में हमने इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। हर चैप्टर जो है इन चारों यूनिट के अंदर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो पीछे की वीडियोस आप देखें और पीछे की वीडियोस देखने के साथ साथ आप उनको अच्छे से पढ़ें ताकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब अनावर्ती असंघजन में किस तरह से भाग लेगा ये भ्रूणकोश। अब ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं, भ्रूणकोश के अंदर पाई जाने वाली अगुणित कोशिकाएं, ये निर्माण करेंगी भ्रूण का। ये निर्माण करेंगी भ्रूण का बिना निषेचन के, किसी प्रकार के भी प्रेरण से। ये प्रेरण केमिकली हो सकता है, ये प्रेरण टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। ये तो प्रेरण की वजह से ये निर्माण करेंगी भ्रूण का। अब ये इन कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। अगर मान लीजिए
जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका निर्माण कर रही है भ्रूण का, तो इस प्रकार के निर्माण को हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन को अगर हम अलग अलग करेंगे तो अ का मतलब होता है अनुपस्थिति से, और निषेक का मतलब होता है निषेचन, यानी कि ऐसा जनन जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अनुपस्थित है। और यदि प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण कर रही हैं तो इस प्रकार के भ्रूण निर्माण को कहेंगे अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन। अप का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि मूल स्थान से, मतलब किसी चीज का विकास अपने मूल स्थान से हो रहा है तब तो उसे हम जनरल सामान्य बात बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी कोशिका से निर्माण हो रहा है तो उसे हम अपस्थानिक या अपयुग्मन इस तरह का कुछ नाम देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है अनावर्ती असंजनन। तो अनावर्ती असंजनन में क्या होगा, भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाएं जो है वो भ्रूण का निर्माण करेंगी। यदि अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अगुणित अनिषेक जनन। और यदि अंड कोशिका के अलावा प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं भाग ले रही हैं भ्रूण के निर्माण में तो इस प्रकार के असंजनन को हम बोलेंगे अगुणित अपयुग्मन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुनरावर्ती असंजनन। तो बात करते हैं अपने पुनरावर्ती असंजनन की। तो पुनरावर्ती असंजनन में क्या होगा, ये थोड़ा सा भिन्न है अनावर्ती असंजनन से। तो पुनरावर्ती असंजनन में क्या होगा, अनावर्ती असंजनन में हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में अगुणित भ्रूणकोश बनेगा और अगुणित कोशिकाएं बनेंगी और इन अगुणित कोशिकाओं से अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। जबकि यहाँ क्या होता है, किसी कारणवश अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो सस्पेंड रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जो प्रक्रिया है वो जो होगी निलंबित हो जाएगी, किसी कारण से ये कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये डायरेक्ट भ्रूणकोश का निर्माण करेगी। और इस भ्रूणकोश की जो, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है द्विगुणित प्रकार की, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हुआ नहीं, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ संपन्न नहीं होती, तो ये द्विगुणित थी और इसकी अनुपस्थिति के कारण ये भी द्विगुणित बनेगा। और इस भ्रूणकोश की कोशिकाओं से बनने वाला जो भ्रूण है वह भी द्विगुणित ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या पेरेंटल प्लांट्स के अंदर मिल रही थी या जो संख्या जनक पीढ़ी के अंदर मिल रही थी गुणसूत्रों की, वही गुणसूत्रों की संख्या जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, भ्रूण के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं, 1 बाय 1 इसको देखेंगे। दो भागों में बांटेंगे इसे। इसका पहला भाग है जनन अपबीजाणुता और दूसरा भाग है कायिक अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। तो बात करें जनन अपबीजाणुता की तो यहां क्या होगा, वही प्रोसीजर जो हमने शुरू के अंदर पढ़ा था, प्रप्रसूतक कोशिका डायरेक्ट निर्माण कर देगी भ्रूण कोश का। आपको पता है ये द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो भ्रूणकोश भी कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। और इस भ्रूणकोश की कोशिकाओं से बनने वाला जो भ्रूण है वो भी द्विगुणित ही होगा। लेकिन
इसे ये नाम क्यों दिया गया जनन अपबीजाणुता, क्योंकि ये मान लीजिए भ्रूणकोश की कोशिका है, इसके अंदर पाई जाने वाली ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इन सब कोशिकाओं को जननिक कोशिकाएं कहा जाता है। सब कोशिकाओं को जननिक कोशिकाएं कहा जाएगा, क्योंकि जननिक कोशिकाएं भाग ले रही है इसके अंदर, इसीलिए इसे जनन अपबीजाणुता नाम दिया गया है। बात करें कायिक अपबीजाणुता की, तो कायिक अपबीजाणुता में क्या होगा, भ्रूणकोश के बाहर की जो कोशिकाएं हैं, भ्रूणकोश के बाहर की जो कोशिकाएं हैं, बाहर की कोशिकाओं से मतलब है, अगर आप संरचना को याद करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देगी। जब हम पीछे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये भ्रूणकोश है, ये वाली संरचना, और इसके बाहर की कोशिकाएं, यहां हमारे पास होता है बीजांडकाय, और यहां हमारे पास है अद्यावरण, यहां हमारे पास है अद्यावरण। तो बीजांडकाय और जो अद्यावरण है, ये दोनों संरचनाएं वैसे भी द्विगुणित होती हैं, और अभी तो द्विगुणित मिलना स्वाभाविक है। तो ये कोशिकाएं जो हैं ये निर्माण करेंगी भ्रूण का, इसीलिए इनको कायिक अपबीजाणुता कहा गया। कायिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये वाली कोशिकाएं जननी कोशिकाओं के अंदर रहेंगी, इसके अलावा जितना भी पार्ट है एक बीजांड का, वो सारा का सारा कायिक भाग होता है। तो कायिक भाग से भ्रूण का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के असंग जनन को कायिक अपबीजाणुता कहा गया है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो दो मुख्य प्रकार थे, नंबर 1 अनावर्ती असंग जनन और नंबर 2 पुनरावर्ती असंग जनन, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके तीसरे प्रकार को। तो बात करते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता की। असंग जनन के जो प्रकार हम पढ़ रहे थे, असंग जनन प्रकारों के अंदर जो तीसरा प्रकार है वो है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता या शुरू के अंदर हमने पढ़ा था बीजाणुविद असंग जनन या कायिक अपबीजाणुता, ये सब एक ही चीजें हैं। मतलब जो टर्म्स हमने यहाँ पढ़े थे या जो सिद्धांत हमने यहाँ पढ़े थे वो ही सिद्धांत यहाँ लागू होंगे। अपस्थानिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई विषय वस्तु जो है या कोई भी मटेरियल जो है या कोई भी पदार्थ जो है जिसका निर्माण उसके मूल स्थान से होना चाहिए, और अगर वो उसके मूल स्थान से नहीं हो रहा, किसी अन्य स्थान से हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे अपस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं जड़, आपको पता है कि जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। तो अगर मूलांकुर से जड़ का निर्माण हो रहा है तो वो सामान्य जड़ है, तो वो सामान्य जड़ है। लेकिन कई बार आपने ये टर्म सुनी होगी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक क्यों बोला गया इसे, क्योंकि इन जड़ों का निर्माण मूलांकुर से ना होकर के पादप के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे तने के आधार से हो गया जड़ का निर्माण, या पर्व संधियों से हो गया जड़ का निर्माण। तो इस प्रकार की जड़ों को बोला जाता है अपस्थानिक जड़। तो सेम ही इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहेंगे। भ्रूणकोश के अलावा अगर, या भ्रूणकोश की कोशिकाओं के अलावा अगर अन्य कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उसे कहा जाएगा अपस्थानिक भ्रूणता। तो अन्य कोशिकाएं, मान लीजिए ये भ्रूणकोश है और भ्रूणकोश के ऊपर ये पाया जा रहा है बीजांडकाय, और ये है अद्यावरण इस तरह से। तो मान लीजिए ये बीजांडकाय या ये जो अद्यावरण पाए जा रहे हैं, आपको पता है कि ये दोनों ही संरचनाएं द्विगुणित प्रकार की हैं। तो यहां से बनने वाला जो भ्रूण होगा, पहले ये भ्रूणकोश बनाएंगे और फिर भ्रूणकोश बनाने के बाद में ये भ्रूण का निर्माण करेंगे, और दोनों ही संरचनाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। तो बीजाणुविद असंग जनन में भी हमने यही प्रक्रिया पढ़ी थी, कायिक अपबीजाणुता में भी हमने यही प्रक्रिया पढ़ी थी, और अपस्थानिक भ्रूणता में भी हमने यही प्रक्रिया पढ़ी है। तो इस प्रकार का जो असंग जनन है या भ्रूण विकास जो है उसको हम बोलेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। चौथा और अंतिम प्रकार जो है वो है कायिक असंग जनन। कायिक असंग जनन में क्या होता है कि कुछ पादपों में
कुछ पादपों में तने पर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर एक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसका नाम होता है पत्र प्रकलिका, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बल्बिल्स। तो ये जो संरचना है ये डायरेक्ट नए पादप का निर्माण करती है। इसको यहाँ से अलग करके अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जमीन में बो दिया जाता है, और परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ पोषक पदार्थ मिलने के बाद में ये जो संरचना है ये एक नए पादप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार को बोला जाता है कायिक असंचरण। तो आज हमने असंचरण के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है, और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम असंचरण के महत्व और जो जरण की अन्य विधि हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।